राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये कहने को तो क्लास 10 हिस्ट्री का एक चैप्टर है, बट ये कोई मूवी से कम नहीं। ये चैप्टर रोलर कोस्टर की तरह अप्स एंड डाउन्स, पावर का शिफ्ट, कॉन्स्पिरेसी, क्रुएल्टी, असैसिनेशन और ब्लडशेड से भरा पड़ा है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखेंगे, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यही इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक नए सोशल ग्रुप की उत्पत्ति होगी। आगे यही नए सोशल ग्रुप्स यूरोप में नए आइडियोलॉजीज को लेकर आएंगे और यही आइडियोलॉजीज लोगों को जोड़ेगी, जिससे पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशंस होंगे और यहीं से नए राष्ट्र, नेशन स्टेट्स बनने शुरू होंगे। चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा, हम कुछ आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे, उनकी कल्पना जिसमें वो एक ऐसे राष्ट्र को इमेजिन कर रहे हैं जहां भाईचारा है, जहां के लोग आज़ाद हैं, जहां कोई क्रुएल्टी नहीं, जहां कोई राजा नहीं, और आखिर में हम इम्पीरियलिज्म और नेशनलिज्म को पढ़ेंगे। सो लेट्स dive into the chapter and begin the story. This video is created for education purpose. Humble request from the creator to the student to sit with a notebook and make notes. Please do like and subscribe the channel if you like the content and want more such videos for concept clarity. इस चैप्टर की शुरुआत हम फ्रेंच सोसाइटी से करेंगे, जहां हमें देखने को मिलता है कि फ्रेंच सोसाइटी मिड 18th सेंचुरी में 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले क्लर्जी, जिसे फर्स्ट स्टेट कहते हैं, दूसरी नोबिलिटी, सेकेंड स्टेट, और तीसरी पीजेंट्री, द थर्ड स्टेट। क्लर्जी और नोबिलिटी चर्च और हायर क्लास को रिप्रेजेंट करती है, जिनके पास प्रॉपर्टीज और वेल्थ है, पर फिर भी वो टैक्स पे नहीं करते। पीजेंट्री रिप्रेजेंट करती थी बचे हुए पॉपुलेशन को, जिसमें बिजनेसमैन, लॉयर्स, लैंड लेबरर्स, सर्वेंट्स आते थे, जिन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। 5 मई 1789 को किंग लुई 16 वर्साई पे असेंबली बुलाते हैं, जिसे स्टेट जनरल कहा जाता है, जो तीनों स्टेट मिलके बनती थी। ये मीटिंग नए टैक्स रूल्स को लाने के लिए की गई थी। थर्ड स्टेट, जिसे हम पीजेंट्री कहते हैं, डिमांड करती है कि सारे स्टेट इक्वली टैक्स पे करें, बट इनके डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो नाराज होकर असेंबली को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, और ये थर्ड स्टेट मिलके एक असेंबली फॉर्म करते हैं, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है। कहानी की दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि पीजेंट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दी गई होती हैं। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कड़ाके की सर्दी, विंटर की वजह से फसल खराब हो जाती है, फूड शॉर्टेज हो जाता है, और ऊपर से ये टैक्स का बर्डन। इससे लोग आग बबूला हो उठते हैं और धावा बोल देते हैं और तहस नहस कर देते हैं वेसेटाइल के प्रीजेंट फोर्ट्रेस को, जो पेरिस में था। ग्रामीण क्षेत्रों में पीजेंट्स अटैक कर देते हैं और जलाकर धुआं कर देते हैं नोबलमैन की प्रॉपर्टीज को, जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत होता है। आखिर में पब्लिक प्रेशर में आकर किंग लुई 16 को मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिससे उनकी पावर लिमिटेड हो जाती है। चैप्टर में आगे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज को देखते हैं, जो एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्टेप्स जैसे कि लैंड को फादरलैंड कहना, जैसे हम अपने लैंड को मदरलैंड, मातृभूमि कहते हैं। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को ट्राई कलर फ्लैग से रिप्लेस करना, फ्रेंच लैंग्वेज जो पेरिस में बोली जाती है उसे कॉमन लैंग्वेज बनाना, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टैब्लिश करना जो यूनिफॉर्म लॉज बनाए, पूरे देश में इक्वल वेट्स एंड मेजर्स को लाना, और देश की प्रति ओथ लेना, गाने लिखना, उन शहीदों को याद करना जिन्होंने अपनी जिंदगी इस जमीन के नाम कर दी। ये सारी स्टेप्स फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज लेते हैं ताकि वो फ्रांस के पॉपुलेशन को एक धागे में पिरो सके, उन्हें साथ ला सके, उन्हें साथ जोड़ सके, एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किंग लुई 16 अपने ही राज्य में अटैक करवाते हैं। किंग लुई 16 नाखुश थे क्योंकि उनकी पावर छीन ली गई थी। वो अपने पावर को रीगेन करना चाहते थे, तो वो चाल रचते हैं, सीक्रेट नेगोशिएशन शुरू करते हैं विद किंग ऑफ ऑस्ट्रिया एंड किंग ऑफ प्रशिया, और प्लान्ड अटैक होता है फ्रांस में।
रेस्पॉन्स में नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है वार। वार के खत्म होते ही हम जैकोबिन्स से रूबरू होते हैं, जिसे लीड कर रहे थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो बिलीव करते थे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, जो चाहते थे राजा सिस्टम को हटाया जाए। एंड गेस व्हाट, इनको ये मौका खुद लुइस 16 दे देते हैं फ्रांस में अटैक करवा के। जैकोबिन्स अटैक करते हैं ट्यूलियस पैलेस को और किंग एंड रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया जाता है। आगे फ्रांस में पहली बार इलेक्शन होता है जहां मेल्स अबव 21 को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। द कन्वेंशन इलेक्ट होती है जिसमें ज्यादातर जैकोबिन्स लीडर्स ही होते हैं। द कन्वेंशन मौत की सजा सुनाती है किंग एंड क्वीन को। किंग का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। किंग के मरते ही जैकोबिन्स और पावरफुल हो जाते हैं और एक खूनी खेल शुरू करते हैं जिसमें जो भी उनके या रिपब्लिक्स के ओपोनेंट होते हैं उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर में कोर्ट मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को कन्विक्ट करती है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी ऊपर वाले के पास तेज स्पीड से पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से जैकोबिन्स का भी अंत हो जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम को देखते हुए फ्रांस की वेल्दी रिच क्लास गवर्नमेंट बनाती है जिसे द डायरेक्टरी कहा जाता है। बट ये अनस्टेबल गवर्नमेंट निकलती है जो करप्ट लोगों से बनी होती है। इस पॉलिटिकल टर्मोइल को फिल करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है। वो एक काबिल मिलिट्री जनरल थे और उन्हें पब्लिक का सपोर्ट भी था, तो वो कू कराते हैं और द डायरेक्टरी को हटाकर खुद फ्रांस के सिंहासन में बैठ जाते हैं। नेपोलियन अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करते हैं और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच रिपब्लिक, इटाली को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेपोलियन अपने रूल के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आते हैं जिसे नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, जिससे पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश करना, सर्वडम से लेबर्स को फ्री करना, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करना, यूनिफॉर्म लॉज लाना, कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना और वीमेन के स्टेटस को रिड्यूस करके माइनर स्टेटस देना। नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को बहुत सारे ग्रुप्स ने सपोर्ट किया, जैसे आर्टिस्ट, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, क्योंकि ये चेंजेस ट्रेड को और एफिशिएंट बना रहे थे। पर बहुत सारे लोग नाखुश भी थे क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम छीन गई थी, आर्मी में जबरन भर्ती की जा रही थी, जिससे लोगों में आक्रोश था। आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर की सेकेंड पार्ट को जानेंगे, जहां फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होगी और ये इकोनॉमिक चेंज कैसे सोशल और पॉलिटिकल स्फीयर को इम्पैक्ट करेगी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। That's all for today. I hope you find this video informative. Hakuna Matata.